प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम पीजी महिला महाविद्यालय के अंतर्गत। देखिए, हम बात कर रही हैं एमए फाइनल की, और इसके अंतर्गत जो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन सी यूनिट्स हैं, कौन कौन से पेपर हैं और यूनिट में क्या कंटेंट डाला हुआ है, और जो विषय की हम बात कर रहे थे, हमारा जो पेपर था, जो लास्ट पेपर था, वो था क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी। ये हमारा 8 नंबर पेपर था। इसके अंतर्गत हमने कुछ यूनिट्स की बात की थी। यूनिट नंबर 1 ये डिस्कस किया हमने, फिर यूनिट नंबर 2 की हमने बात कर ली, यूनिट नंबर 3 की भी हमने बात कर ली। कुल यूनिट की हमने बात की थी। और ये जो तीनों यूनिट्स हैं, इसके अंतर्गत मैंने 2 नाम लिखे हैं, एक क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा लिखा है मैंने ओशियनोग्राफी। तो जो 3 यूनिट हैं, ये 3 यूनिट किसकी हैं? क्लाइमेटोलॉजी की हैं। ठीक है जी। और जो 2 यूनिट हमारी रह गई, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5, ये यूनिट किसकी हैं? ये ओशियनोग्राफी की, जिसको हम क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान। ये देखिए, हमने +1 में देखा, फिर हमने बीए फर्स्ट ईयर में देखा था। फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से एक बुक थी हमारी, और उसके अंतर्गत +1 में जो मैटर था वो बिल्कुल शॉर्ट था। बीए फर्स्ट ईयर में थोड़ा लेंथी हो गया, और उसके बाद में जो एमए फाइनल है, आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो उससे ज़्यादा थोड़ी जो टॉपिक्स हैं उसका मैटर क्या हो गया है? बढ़ गया है। टॉपिक्स सेम होते हैं, उसमें जितना भी एरिया होता है, जैसे हम छोटी कक्षा में बात करते हैं तो टॉपिक परिभाषाओं तक सीमित होता है। थोड़ा सा हम आगे की और ग्रोथ करते हैं तो परिभाषा प्लस में प्रकार की ओर चले जाते हैं। फिर हम जो कॉलेज लाइन की बात करते हैं, हम यूजी की बात करते हैं, तो यूजी के अंतर्गत परिभाषाएं, प्रकार, कारक, वितरण, ये सारी के सारी चीज़ें हम बात करते हैं। फिर हम पीजी लेवल की बात करते हैं, तो उससे संबंधित महत्व और मानव पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें स्पष्ट होती हैं। अब देखिए, इसके अंतर्गत ओशियनोग्राफी है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, ओशियनोग्राफी की जो यूनिट नंबर 4 है, इसके अंतर्गत आपको मिलेगा नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशियनोग्राफी, ये कंटेंट मिलेगा। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ ओशियनोग्राफी, इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है कि हमें समुद्र विज्ञान की प्रकृति और इसके विषय क्षेत्र, किन विषय क्षेत्रों पर ये आधारित है, उसकी हम बात करेंगे आगे। इसके बाद में अध्ययन करना है हिस्ट्री ऑफ ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान का इतिहास। मतलब ये जो शाखा है, ये शाखा कैसे
इसका विकास हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार से ये शाखा भूगोल से अलग हुई और ये भूगोल के अंतर्गत किस प्रकार से अध्ययन करवाती हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। हमें क्या चीज़ देखनी है, जल और स्थल का जो वितरण है वो वितरण देखना है कि भी पृथ्वी पर जल का वितरण कितना पाया जाता है और स्थल का वितरण कितना पाया जाता है। ये चीज़ हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे। क्या उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध में कम है, किस प्रकार से हैं, ये सारी की सारी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर आता है मेजर फीचर्स ऑफ ओशियन बेसिन। मेजर फिक्सर्स मतलब प्रमुख जो उच्चावच हैं, जो कारक हैं किसके, महासागर तली के जो कुछ कारक हैं, उन कारकों की हमें इसके अंतर्गत बात करेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या दे रखा है कि ओशियन बेसन, ओशियन बेसिन की बात करेंगे, बेसिन्स, तली की बात करेंगे, तली में क्या क्या तथ्य छुपे हुए हैं उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में बात करेंगे बॉटम रिलीफ्स ऑफ द इंडियन, बॉटम रिलीफ्स ऑफ द इंडियन पैसिफिक एंड अटलांटिक। ये तीन महासागर हैं, तीन महासागरों के उच्चावचों की हमें बात करनी है। जो आपने पीछे पढ़ा है, महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय ढाल, गहरे सागरीय मैदान और महासागरीय गर्त जिसको डेप्स बोला जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अध्ययन करनी है। फिर हमें देखना है कि जो सागर होते हैं, मैरीन सेडिमेंट्स फिजिकल, मैरीन सेडिमेंट्स फिजिकल मतलब भौतिक दृष्टि से हमें महासागरीय क्षेत्रों के बारे में देखना है और इसके अंतर्गत जो रासायनिक विशेषताएं पाई जाती हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी वाटर, इसके बारे में भी हमें देखना है कि जो रासायनिक संरचनाएं हैं, केमिकल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी वाटर। तो ये आपकी यूनिट नंबर क्या हो गई, 4 हो गई, जिसके बारे में हमें देखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे। देखिए मुख्य चीज़ क्या होगी, एक तो हम इसके अंतर्गत एक टॉपिक लेंगे, ये महासागरीय तली के उच्चावच या महासागरों के उच्चावच। 3 बात करेंगे, हिंद महासागर की, प्रशांत महासागर की और अटलांटिक महासागर की। इसके अंतर्गत प्रत्येक महासागर में अलग अलग मगन तटों की बात करेंगे, अलग अलग ढाल की बात करेंगे, अलग अलग गर्तों की बात करेंगे, अलग अलग हम गहरे सागरीय मैदानों की बात करेंगे। तो और दूसरा हम क्या देखेंगे, नेचर एंड विशेष क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 3 टॉपिक मैंने अंडरलाइन किए हैं इस यूनिट्स में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ये 3 टॉपिक्स, और अधिकतर बार देखा गया कि इन्हीं से कोई न कोई क्वेश्चन
पुट अप होता है। चलिए हम 5वीं यूनिट की बात करते हैं। 5वीं यूनिट में क्या चीज़ है? यूनिट नंबर 5, इसके अंतर्गत देखिए क्या दे रखा है, इंटरलिंकिंग दे रखा है। इंटरलिंक बिटवीन किसके मध्य? एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ ओशियन। हमें दोनों के बीच, किसके बीच? एक तो वायुमंडलीय सर्कुलेशन होता है, परिसंचरण होता है वायुमंडलीय, एक ओशियन महासागरों का भी परिसंचरण होता है, जो धाराएं वगैरह। तो इन दोनों में आपसी संबंध क्या है, क्या इंटरलिंकिंग है इनका, और इससे क्या तथ्य स्पष्ट होते हैं सॉरी, तो उन तथ्यों के बारे में हमें देखना है इस टॉपिक के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे इसके अंतर्गत दूसरा जो टॉपिक है इसी का, सरफेस करंट्स। अब ये सरफेस करंट्स किसकी है? जो महासागर है, ओशियन है, उसके धरातल के ऊपर जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उन तरंगों को तो करंट कहते हैं। और सरफेस के ऊपर हैं तो क्या बोलेंगे? जो सतही तरंगे उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो सतही तरंगों के अंतर्गत हमें क्या देखना है? थर्मोहेलाइन देखना है। थर्मोहेलाइन का मतलब यहाँ से तापमान की बात करेंगे हम, इसके क्षैतिज वितरण की, कि महासागरों की सतह पर किस प्रकार का तापमान वितरण पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे वेव्स की, कि जो धाराएं पाई जाती हैं वो धाराएं कौन कौन सी हैं प्रत्येक महासागर में। फिर हम बात करेंगे टाइड्स की, ज्वार भाटा जो हैं उसकी बात करेंगे। तो ये हो गया सरफेस करंट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है। अब देखिए इसके अंतर्गत इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द मैरीन इन्वायरमेंट, इम्पैक्ट ऑफ human on the marine environment, कि महासागरीय वातावरण है उस पर मानव का जो प्रभाव है, या मानव का महासागरीय क्षेत्रों का जो प्रभाव है, वो प्रभाव हमें इस टॉपिक के अंतर्गत देखना है। फिर आता है लॉ ऑफ सी, कि कोई भी महासागरीय क्षेत्र होता है, छोटा है बड़ा है, क्या वो जिस देश के नज़दीक होता है सिर्फ उसी देश का होता है, किसी अन्य देश का उस पर अधिकार होता है? अगर नहीं होता है तो कहाँ तक नहीं होता है, ये चीज़ इसके अंतर्गत डाली हुई है। कितने क्षेत्र में, जैसे आपने पहले भी देखा हो, आधार रेखा, समुद्री मील जिसको नॉटिकल मील बोलते हैं, 12 किलोमीटर, है ना। एक होता है इकोनॉमी जो जोन होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, क्या बोलते हैं उसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन, जिसको आपने पढ़ा है EEZ। क्या पढ़ा है आपने उसको? EEZ। ये भी इसी का एरिया है। मतलब सागर से संबंधित जितने भी कानून बनाए हुए हैं उन कानूनों की बात इस टॉपिक के अंतर्गत की जाती हैं। फिर इसके बाद में एक चीज़ और डाली हुई है, मैरीन डिपॉजिट।
क्या डाला हुआ है? मैरीन डिपॉजिट्स। अब मैरीन डिपॉजिट्स का मतलब ये है, डिपॉजिट्स होता है निक्षेप, निक्षेप कहते हैं मैरीन सागरीय। जो सागरों में जो निक्षेप होती हैं, जो तली में जो तली होती है, वो तली किससे बनी होती है? देखिए महासागरों में इस प्रकार का कोई उच्चावच है, तो यहाँ पर छोटे 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 इस प्रकार से पदार्थ मिलेंगे आप। ये क्या है? ये डिपॉजिट्स हैं। क्या है? डिपॉजिट्स, निक्षेप हैं। कहाँ? महासागरीय क्षेत्रों के निक्षेप है। उसकी भी हम बात करेंगे, जैसे स्थलजात, भूमिजात, भूकंप से, ज्वालामुखी से, इस प्रकार के बहुत से हैं। आपने नाम भी सुना होगा, रेडियोलेरियम, डाइटम, ग्लोबिजिरेना, ये सारे के सारे एक प्रकार के डिपॉजिट्स हैं। इसकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे, जब भी टॉपिक स्टार्ट होगा। फिर हम बात करेंगे कोरल रीफ। कोरल रीफ्स, ये क्या है? परवाल भित्ति। क्या है? परवाल भित्ति। तो इसके अंतर्गत प्रवाल भित्ति आपने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा कि इससे संबंधित डार्विन का, डेली का, इस प्रकार से कुछ सिद्धांत दिए हुए, मर्रे का, तो ये सिद्धांतों की भी बात करेंगे, इसके प्रकारों की भी बात करेंगे, तटीय, अवरोधी और जो एटोल होती हैं उसकी भी बात करेंगे, इसकी विशेषताओं की बात करेंगे, आदर्श दिशाओं के बारे में देखें। तो प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से देखेंगे कि कोई तथ्य हमें ऐसा ना मिले कि जिससे हम वंचित हो जाएं। सभी तथ्यों की हम बातें प्रत्येक टॉपिक की बात करेंगे। तो ये जो आपका सिलेबस था, सबसे पहले आपको एक ही कार्य करना है कि आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। यूनिवर्सिटी के सिलेबस डाला हुआ है, उसके अंदर पीजी के अंतर्गत, और आप सबसे पहले इस सिलेबस को याद कीजिए। जब तक सिलेबस आपका याद नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले टॉपिक्स क्लियर करने के लिए हमें उन टॉपिकों के बारे में पता होना चाहिए कि इस यूनिट में ये चीज़ें डाली हुई है, अन्यथा हम कोई दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं और वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन ये पता कब चलता है? जब हम एग्ज़ाम टाइम हॉल में बैठे होते हैं, वहाँ कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा था, ये आया नहीं, तो ये हम गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी याद करेंगे और प्रत्येक यूनिट को अच्छी तरीके से चेक करेंगे। अब यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 ये किसकी हैं? ओशियनोग्राफिक। और क्लाइमेटोलॉजी की यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3। तो जितना भी सिलेबस था हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे आगे टॉपिक्स की। तो सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, जो वायुमंडल हैं उस और वायुमंडल की जो संरचना और संगठन है उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्लाइमेटोलॉजी के जो विषय क्षेत्र हैं थोड़ा बहुत उस पर डिस्कस करेंगे, प्रकृति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा वायुमंडल का संगठन और संरचना। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।